हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर हम लोग आज आपका देखने जा रहे हैं और पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे पालमपुर के गाँव की कहानी। देखिए, एक हम लोग काल्पनिक गाँव की कहानी के साथ हम लोग अर्थव्यवस्था में जो आपकी आर्थिक क्रियाकलाप है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे गांव में आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं और ये सारी चीजों को हम लोग इस आपके लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके बहुत अच्छे से आपका बात करेंगे। लेक्चर के दौरान अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो चैप्टर नंबर आपको कौन सा है बच्चों? 1 है आपका चैप्टर नंबर। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग आपका देख रहे हैं, इसमें क्लियर है और हम देखेंगे पालमपुर गांव की कहानी को। क्लियर है। और इसी के साथ हम लोग जो है अर्थव्यवस्था की जो मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं हम उनको जानने का आपका प्रयास करेंगे। क्लियर है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, पहला चैप्टर है आपका। चलते हैं हम सीधा आगे। क्लियर है। अवलोकन थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ते हैं इसके विषय में कि क्या है इसकी मूलभूत बातें, क्या चीजें हैं, इसको हम लोग आपका देखने का प्रयास करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित मूलभूत विचारों का आपका परिचय कराना है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे मेनली आपका इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमको मेन देखना है कि उत्पादन जो आपका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन संबंधी जो आपके मूल विचार हैं, उन मूल विचारों से हमें क्या कराना है, आप लोगों को परिचय कराना है कि उत्पादन की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से मूल विचार हैं, उनको हम लोगों को इसमें देखना है इस चैप्टर के अंतर्गत और उसको पढ़ना है। और हम एक काल्पनिक गांव, यानी कि ये काल्पनिक है, आपका इमेजिनरी गांव है, हमने एक ऐसी कहानी आपका स्टोरी को आपका नरेट किया है जिसके माध्यम से हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम काल्पनिक गांव की कहानी और नाम दिया है पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम लोग इसमें हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। अब पहला स्टेप ध्यान दीजिए, जो पालमपुर गांव है उस गांव में मेनली एक्टिविटी क्या हो रही है, ध्यान दीजिए आप बच्चों। तो मेनली जो एक्टिविटी है वो क्या है, खेती, एग्रीकल्चर। और आप भी जानते हैं गांव में आज भी भारत में अगर आप प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में देखो, गांव में जो आजीविका का जो मुख्य साधन है वो क्या है आपका बच्चों, कृषि है। और यही आपका कृषि गांव की मुख्य आपका आर्थिक क्रिया है जिसके दम पर वे अपने परिवार का, अपना आजीविका का जो साधन है उसको चलाते हैं। क्लियर है। और देखिए इसमें देखते हैं, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, वो कुछ छोटी मोटी चीजें आपके बना रहे हैं। डेयरी है, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट आदि सीमित स्तर पर की जाती है। देखिए, कुछ छोटी मोटी चीजों को हम लोग बना रहे हैं, डेयरी वहां हमारे पास है, आपका ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, लेकिन सब एक कैसे है, एक सीमित लेवल पर है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर ये चीजें हैं, बहुत सीमित स्तर पर ये सारी चीजें हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और कह रहे हैं कि इन सभी का उत्पादन करने के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ आपका प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे आपके संसाधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी चीज का उत्पादन करना है तो किसी चीज का उत्पादन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको संसाधन, आपके रिसोर्स की आवश्यकता होगी और आप उसी रिसोर्स के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप बच्चों किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए आपको मूर्ति बनानी है, आप मूर्ति मिट्टी की बना रहे हैं, तांबे की बना रहे हैं, तो आपको उसके लिए धातु की आवश्यकता होगी। धातु को आप उसको पिघलाएंगे, आप उसको फ्रेम में करेंगे, फिर उसको पॉलिश करेंगे। क्लियर है। फिर उसको बाजार तक भेजेंगे, फिर उसको बेचेंगे। तो एक लंबी प्रोसेस के साथ हम लोगों को आपका गुजरना होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखें। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। अब देखिए, कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन इसमें लगते हैं और कुछ मानव निर्मित जो आपकी वस्तु हैं
वो इसके यूज में आती हैं, ठीक। और कुछ मानव के आपके प्रयास होते हैं, कुछ इसमें क्या होता है, मानव के इफेक्ट्स होते हैं। और देखिए, जो इनमें सबसे जरूरी चीज है आपकी मुद्रा, यानी कि पैसा, आपकी करेंसी, इसकी भी हम लोगों को क्या होती है, जरूरत होती है। यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमको प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, यानी कि मानव प्रयास को आप श्रम के रूप में भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसको, श्रम के रूप में भी देख सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका मानव श्रम है, ठीक है। आप इसको श्रम के रूप में समझ सकते हैं प्रयास को, ठीक है। इनकी आवश्यकता होती है। पालमपुर गांव की कहानी में हमें विदित हो गया है कि हमको पता चल गया है कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। देखिए, अगर आपको गांव के अंतर्गत अगर आपको उत्पादन करना है और उत्पादन करने के लिए अब आपको ये पता लग गया है कि हमको किन किन संसाधनों की, किन किन चीजों की आवश्यकता है, हम उसका आसानी से आपका प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम उसका आपका देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी और आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्थिति है आपका पालमपुर गांव की कहानी की तरफ। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है कि हम लोग उत्पादन का जो मूलभूत विचार है, हम उससे आपका परिचित होंगे और पालमपुर की काल्पनिक गांव की कहानी के माध्यम से हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी जितना हमने पढ़ा है, इसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, या किसी को डाउट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया होगा इतना तो आप लोगों ने। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ परिचय देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर में चीजें क्या हैं, किस प्रकार है। गांव की स्थिति को हम लोग पढ़ लेते हैं। गांव में के जो आपका बेसिक जानकारी है वो हमको पता चल जाएगी, गांव में है क्या एक्चुअल में, इन सब चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। कह रहे पालमपुर है, आप इसको देख सकते हैं, इसके पास में जो गांव और आपके कस्बे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। यानी कि चीज हमको आपका समझ आएगी कि पालमपुर कोई बैक आपका इंटीरियर का गांव नहीं है, बल्कि उसके पास में अच्छी आपकी जनसंख्या वाले जो गांव हैं वो इसके पास में है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए, एक दूसरा गांव भी हमको मिला है, जो क्या है आपका, वो आपका ऐसे 3 किलोमीटर दूरी पर है, उसका नाम है रायगंज। क्लियर होगा? ये आपको दिखाई देगा, ये क्या है, इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। यानी कि ये कैसा है, एक बड़ा गांव है। प्रत्येक मौसम में यहाँ सड़क को रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। और कह रहे कि जो रायगंज की जो मार्केट है हर मौसम में, क्लियर है, वो क्या करती है, शाहपुर से जोड़ती है। यानी कि अगर हर मौसम में जोड़ रही है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बरसात के मौसम में इसके यहाँ बारिश का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। रोड अच्छी डेवलप हो रखी है, जिसके कारण क्या है कि जो यातायात है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक गांव से दूसरे गांव में जो आपका जुड़ाव है बिल्कुल सुचारू रूप से है और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं। अब देखिए, कह रहे कि सड़क पर गुड़ क्या होता है। देखिए, गन्ने के रस से ही एक आपका प्राप्त होता है हमको गुड़ को आपका, देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली में, बैलगाड़ी में भरकर उसको शहर ले जाते हैं, मंडियों में। और देख सकते हैं कि यहाँ की जो रोड है उन पर भैंसा बग्गी, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक इत्यादि देख सकते हैं। यानी कि इनके यहाँ आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉपर तरीके से एक डेवलप जो आपका संचार है वो आपका डेवलप है। कैसा है ट्रांसपोर्टेशन, कैसा है, बहुत विकसित का तंत्र हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर किसी के रोड पर ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल ये सब दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है
कि वहाँ की जो सड़क है और वहाँ का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है बहुत अच्छा है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा इसमें अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसी स्थिति है इसकी। अगला देखिए, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी कि अगर इस गांव में आप देखें कितने परिवार निवास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 450 ऐसे परिवार हैं जो इस गांव में आपका रहते हैं। कितने रहते हैं? 450 परिवार है। ध्यान दीजिए, कितना है आपका? 450 परिवार है। ठीक, इनको ध्यान देना। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं और गांव में जिनके पास अधिकांश भूमि है और उसके जो स्वामी हैं वो कैसे हैं? उच्च जाति के। ठीक, और ये कैसे हैं? इनके 80 परिवार है। कितने हैं? 80 परिवार। यानी कि 450 में से 80 जो हैं जिनके पास बड़ी भूमि है वो उसके स्वामी हैं। उनके पास देखिए मकान जिनके पास से कुछ बड़े और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। घर कैसे हैं? पक्के हैं। कैसे हैं? पक्के घर बने हुए। तो ये उस गांव की स्थिति को हम लोगों को आपका दिखाने की कोशिश कर रहा है। अनुसूचित जाति यानी कि जो आपके दलित लोगों की संख्या गांव की जनसंख्या का 1/3 है। यानी कि जितनी भी गांव की टोटल पॉपुलेशन है, कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है उसका कैसा है? 1/3 है। कितना है? 1/3 भाग है। किसका बच्चों? जो आपके अनुसूचित यानी कि जो आपके दलित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है आपके गांव में? 1/3। यानी कि उनकी गांव में संख्या कैसी है? बहुत अधिक है, बहुत अच्छी है। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं और कह रहे हैं कि गांव के छोटे से कोने में वो आपका रहते हैं। यानी कि उनके पास संख्या के रूप में तो वो आपके ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास अगर हम लोग जमीन की बात करें, भूमि की बात करें तो वो कम है, क्योंकि रहने के लायक भी उनके पास पर्याप्त भूमि आपका नहीं है। जिनके पास मिट्टी और फूस के बने हैं। अब अगर इनके बात करोगे घर के कि इनके घर कैसे बने हैं तो आप देखेंगे मिट्टी और फूस के बने इनके घर हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। अब देखिए, अगर बिजली का तंत्र है यानी कि वहां बहुत सारी चीजें आपकी विकसित हैं। देखिए, हर घर में अगर बिजली है ये बड़ी अच्छी बात है कि वहां बिजली की सुविधा होगी। खेतों में सभी में नलकूप बिजली से ही चलते हैं। अब देखिए, नलकूप किसे चल रहे हैं बच्चों? आपका बिजली से ही आपका नलकूप चल रहे हैं। अगर बिजली से नलकूप चल रहे हैं तो यहाँ देखिए तो आपका सिंचाई कैसी होती होगी? बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होती होगी। और अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हो रही है तो आप देखेंगे तो जो उत्पादन है वो कैसा होगा बच्चों? उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि जब आपके सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, बिजली से आपके नलकूप आपका चल रहे हैं, घरों में बिजली की सुविधा है, तो हम कह सकते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सब आपका सुचारू रूप से एक तंत्र आपका डेवलप है। क्योंकि अभी तक जितने चीजों का हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हमको आपका पालमपुर जो है एक बहुत अच्छी कंडीशन में अब तक हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? बाकी अभी और आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमको सारी चीजें एक एक करके इसमें समझ आना शुरू हो जाएंगी। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। अब देखिए कितने हैं? 2 प्राथमिक, जो आपके प्राइमरी स्कूल के लेवल के जो स्कूल हैं वो कितने हैं? 2 हैं। और वो भी कैसे हैं? देखिए, 2 प्राथमिक विद्यालय। एक हाई स्कूल है और एक कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? एक आपका मैट्रिक तक का स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ के लिए एक हॉस्पिटल भी है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है। और एक निजी औषधालय भी है। देखिए, एक निजी मतलब एक आपका मेडिकल बोलते हैं औषधालय को, और जहां रोगी का उपचार किया जाता है और क्या होता है? मरीजों का इलाज होता है। यानी कि पालमपुर गांव तो एक अच्छी खासी स्थिति के अंतर्गत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां बिजली है, पानी की पर्याप्त सुविधा है और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहां की सड़कें अच्छी हैं, 2 स्कूल हैं आपके प्राइमरी, एक हायर स्कूल है, एक आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय है। यानी कि गांव के लिए जितना पर्याप्त जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा स्थिति अच्छी है। यानी कि लगभग इसकी स्थिति शहर जैसी हमको दिखाई दे रही है। शहर तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक कस्बे जैसा मान लीजिए। एक गांव की स्थिति इसमें पालमपुर में बहुत अच्छी है। तो फिलहाल इसको देख लीजिए।
कोई डाउट बनता है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो देखिए क्या, अच्छा आप मुझे एक प्रश्न बताइए कि अगर मैं पालमपुर की गांव की तुलना आपके गांव से करूं तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पालमपुर के गांव के समानांतर आपके गांव में, मुझे बताइए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पालमपुर के गांव में हैं और आपके गांव में समानांतर है, आप मुझे उनको बताइए। क्या आपके यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है? 2 नहीं तो कम से कम 1 होगा। हाई स्कूल है कि नहीं है? गांव में हॉस्पिटल है कि नहीं है? मेडिकल है कि नहीं है? क्लियर है? और ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था है, आप ये बता सकते हैं। क्लियर है? और पास पड़ोस में कोई आपके यहाँ कस्बा है कि नहीं है, कोई बड़ा गांव है कि नहीं है, ये बताइए। देखिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने तो देख लिया, भली बाती, आगे चले हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, कह रही जितनी भी जानकारी हमको मिली है इससे हमको एक चीज साफ हो गई है कि पालमपुर में सड़क व परिवहन के साधन, बिजली, क्लियर है, और आपको ध्यान देना है सिंचाई और विद्यालय, क्या है, सिंचाई और विद्यालय और स्वास्थ्य की केंद्रों का पर्याप्त आपका तंत्र है। यानी कि गांव के अंतर्गत आपका सड़कें हैं पालमपुर में, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा है, बिजली है, सिंचाई है, विद्यालय है और स्वास्थ्य केंद्र है। यानी कि एक गांव के लिए भी जितना आपका पर्याप्त विकास तंत्र चाहिए वो सब आपका डेवलप है। कैसा है पूरा एक, आप देख सकते हैं क्या है, विकसित गांव हम इसको मान सकते हैं कि पालमपुर कैसा है, एक विकसित आपका डेवलप गांव है। और आज के समय में नई कल्पना है स्मार्ट गांव की, किसकी है, स्मार्ट विलेज की। आप इसमें इंटरनेट जैसी सुविधा लगवा दीजिए, संचार के 2-4 सुविधा कर दीजिए ताकि आपको शहर ना जाना पड़े। अगर हम इसको जोड़ दें इंटरनेट के माध्यम से तो पालमपुर कैसा बन जाएगा, स्मार्ट गांव बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्मार्ट विलेज, क्योंकि सारी कंडीशन तो हमारे पास है। क्लियर है? इससे आगे देखिए, इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। देखिए क्या आपके गांव पड़ोस में कोई ऐसी आपकी सुविधा वाला गांव है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव की विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। और ये हमको क्या बताती है कि पालमपुर में किस प्रकार की गतिविधियां हैं उत्पादन की, उससे सारी संबंधित चीजों को हमको बताती है। और ये सारी चीजें हम लोगों को इसी के अंतर्गत आपका समझाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको देखना है। क्लियर? भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अगर हम भारत के गांवों की बात करेंगे तो भारत में जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में आप देखेंगे जो गांव में आपकी खेती की जाती है, ये खेती कैसा है, भारत में प्रमुख गतिविधि ऐसा है, आपका प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधि जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा गया है, लघु निर्माण, बी परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। और कह रहे कि ये सब चीज क्या है इसके अंतर्गत आपका शामिल है। ये नॉन एग्रीकल्चर चीजें हैं, जैसे बी निर्माण का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, दुकानदारी है, डेयरी है। ये कैसे हैं आपका, ध्यान देना आपको, गैर आपके कृषि क्रियाएं हैं, ये कृषि से अलग हो रही। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या आपके गांव में इस प्रकार की चीजें हैं कि नहीं, ये आप बताना है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद दोनों प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे। दोनों प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2 प्रक्रिया हमको मिली, एक मिली हम लोगों को कृषि और दूसरी मिली हमको गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, एक एग्रीकल्चर, एक नॉन एग्रीकल्चर, दोनों आपको दिखाई देंगे। देख लिया, इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया, कोई डाउट, कोई चीज पूछनी हो पिछले वाले में,
इससे पीछे, तो आप मुझसे एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। चलिए 30 सेकंड का समय, आप कुछ पूछना है, कुछ जानना है, देखना है, आप देख सकते हैं। देख लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़े, आगे बात करें। आइए आगे देखते हैं और आगे जो महत्वपूर्ण चीज है इनको जानने का आपको कोशिश करते हैं और इसको पढ़ते हैं। उत्पादन का संगठन, सबसे पहले देखते हैं कि उत्पादन का संगठन क्या है, इसको देखिए। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवा उत्पादित करना है। क्या करना है? ऐसी वस्तुएं और ऐसी वस्तुओं का सेवा को उत्पादन करना है हम जिनकी आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। कह रहे कि अगर आपको वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, ध्यान दीजिए, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपकी 4 चीजें महत्वपूर्ण है और आप इन 4 चीजों को देख चुके हैं। पहली है आवश्यकता को देखिए कि सबसे पहली आवश्यकता क्या पड़ेगी आपको, ध्यान दीजिए। तो पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। अगर आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए आपका जरूरी है प्राकृतिक संसाधन का। उसमें क्या है? सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन में आप खुद देखेंगे, सबसे पहले हमें जल की आवश्यकता होती है, फिर हमें वन की, फिर खनिज पदार्थ की। क्लियर है? ये हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरा आवश्यकताओं को अगर हम लोग गौर करें, दूसरी आवश्यकताओं को देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो बन जाता है वो बनता है आपका श्रम, अथवा जो लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? देख लीजिए, जो लोग काम करते हैं वो हमको दिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मी की जरूरत होती है। अब देखिए, कुछ काम तो ऐसे होंगे जिनमें आपका जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक श्रम ऐसा होता है जिसमें केवल आपकी लेबर की आवश्यकता होती है, उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। लेकिन इसमें पढ़े लिखे श्रम में है कि जो मानसिक श्रम है, जैसे आप कंप्यूटर चलाना है और हिसाब का आपको रखना है, कोई आपको मशीन ऑपरेट करनी है, तो ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं आपका जो आपका शिक्षित आपका कर्मी है उसकी आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। किनकी आवश्यकता होती है? जो आपका शारीरिक श्रम करते हैं। क्लियर है? प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। कैसा करता है? आवश्यक श्रम प्राप्त करता है। फिलहाल इसको देख लीजिए और एक बार कुछ चीज पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? हम तीसरी जो इसमें आवश्यक की जो आपकी चीजें हैं उसको हम लोग आपका देख लेते हैं और इसको हम लोग आपका पढ़ेंगे। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, जो आपका फिजिकल एसेट होता है। इसकी हमको क्या पड़ती है? आवश्यकता। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित कई तरह के आगत क्या आवश्यकता होती है? क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें, मदे का मतलब होती है वस्तु, आती है। मद के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? ध्यान देना है आपका, वस्तु आती है। जो आपके मद है हम उनको क्या बोलते हैं? वस्तु आती है। ठीक है? किस तरह की चीजें होती हैं हम इनको देख लेंगे भौतिक पूंजी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए इनके समझेंगे, इसके भी 2 प्रकार हमको दिए गए हैं, का और खा। मशीन, औजार, भवन। औजारों में तथा मशीनों में अत्यधिक साधारण औजार, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत यानी कि जो आपको फिल्टर करने की चीजें हैं, जैसे कि जनरेटर, आपका टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवन का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है। और कह रहे कि आप औजार ले लो, कोई भवन निर्माण कर लो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2-4 दिन में सब चीजें आपकी खराब हो जाती है, नहीं, बहुत लंबे समय तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है?
और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना है, इसी को कहते हैं स्थायी पूंजी। क्या बोलते हैं हम इनको, स्थायी पूंजी बोल देते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कच्चा माल, नगद मुद्रा। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा पॉइंट में आवश्यकता होती है, कच्चा माल और आपका नगद मुद्रा आवश्यकता होती है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो कच्चे माल की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग की जाने वाली में लाई जाने वाली मिट्टी। अब देखिए, अब एक चीज में साफ समझ सकते हैं कि जो आपका सूत है, क्या है, जो आपका सूत है और कुम्हार जो आपका मिट्टी को प्राप्त करता है, ये कैसे होती है, हमको कच्चा ही होता है, रॉ मटेरियल होता है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने की तथा जरूरत माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं, हमको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी कार्यशील आपका पूंजी है। तथा माल, जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जिससे हम कच्चा माल खरीदेंगे तथा नगद पैसों को हम क्या बोलते हैं, कच्चे माल तथा नगद पैसों को खरीदने का हम क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन तथा भवन इत्यादि विभिन्न चीजें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। कह रहे कि उत्पादन के दौरान चाहे आपका मशीन हो, औजार हो, ये सारी चीजें क्या हैं, इसमें आपका समाप्त हो जाती है। तो इन तीन चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे, इनको देखा, एक बार देख लीजिए, फिर हम फोर्थ पॉइंट पर बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने, सारे पॉइंटों को आपने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आपको समझ आया भौतिक पूंजी किसको कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यशील पूंजी आपको बहुत बार मिलेगा। क्लियर है कि अगर आपको कोई वस्तु को, कोई कच्चे माल को खरीदना है तो आपको नगद पैसे की आवश्यकता होगी, और ये नगद पैसा और जो आप जिसे कच्चा माल खरीदते हैं उसी को बोलते हैं कार्यशील पूंजी। क्लियर है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। कल हम इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे और अगली सारी स्थिति को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चैप्टर में फिलहाल हम लोग उत्पादन की प्रक्रियाओं को समझ रहे थे। स्टेप बाय स्टेप आपका तरीके से हम सारी चीजों को मिलाकर, हम लोगों को जोड़कर हमने इनको सीखने की आपका कोशिश की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।